यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, टॉप 3 में कौन पहुंच सकता है, पहले ओडीआई स्टेटस कौन बचाता है या फिर नहीं, यूएसए का क्या होगा वगैरह होगा, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रही है एक मैच के साथ साथ। और पीएनजी की जीत के बाद ये चीज और ज्यादा स्पाइस अप हो गई है। जब भी नेपाल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यूएई उनकी टांग पकड़ के नीचे ले आते हैं, और जब यूएई ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पीएनजी टांग पकड़कर बुरी तरह से नीचे उन्हें वापस लेके आते हैं, नेपाल के साथ खड़ा कर देते हैं। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस मैच की हार के बाद अब वापस से यूएई और नेपाल बराबर बराबर पे आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, 5 में 3 जीतने हैं यूएई को अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, और नेपाल का भी यही हाल है। और टॉप 3 के लिए अब दोनों ही टीमों को 5 का अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने हैं, तभी उनको टॉप 3 की स्पॉट मिल पाएगी। यानी यूएई और नेपाल में से अगला अगर कोई भी अपना एक मैच हारा तो वो टॉप 3 की रेस से बाहर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है अभी की बात। टॉप 5 के लिए और ओडीआई स्टेटस के लिए तो 5 में से 3 मैचेस इन दोनों टीमों को जीतने हैं। आज के इस मैच की बात करें तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हाल रहा कि मैच शुरू हुआ, खास करके यूएई की जो इनिंग रही वो शुरू हुई और कंप्लीट हो गई, और यही हाल रहा। एंड पहले फेस बाय फेस बात कर लेते हैं, फिर जरा डिस्कस करते हैं एनालिसिस पे। नहीं जरूर, देखिए पहले फेस की बात करें यूएई की तो 1 से 10 ओवर में 44 रन टीम ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। वहीं पर दूसरे फेस में यहाँ पर टीम पूरी ऑल आउट हो गई। जी हाँ, 26.2 ओवर में पूरी टीम पैवेलियन लौट गई, और दूसरे जो फेस है 11 से 40 का, उसमें 53 रन टीम ने बनाए और 9 विकेटें इस फेस में टीम ने गंवाए हैं, और साथ ही साथ 97 पे पूरी टीम ऑल आउट हुई 27वें ओवर के अंदर। बिल्कुल, तो 26.2 ओवर में यूएई की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जो कि सेकंड फास्टेस्ट क्रैश आउट है उनका अगर हम बात करें ओडीआईज में। जी हाँ, ओडीआईज में सेकंड सबसे फास्टेस्ट वो आउट हुए हैं अगर हम देखें ओवर्स के लिहाज से, तो कहना गलत नहीं होगा। और अब यहाँ पर फेस बाय फेस की बात करें एंड शुरुआत की जो हम बात करें, अगर शुरुआत काफी बेहतरीन मिल गई थी, 44 रन पर 1 विकेट थे। आज फाइनली मोहम्मद वसीम के बल्ले से भी कुछ रन्स मिल रहे थे, और एक वक्त पे 76 रन पर 2 विकेट थी, और उसके बाद एक आप कह सकते हैं द फादर ऑफ कोलैप्स वो देखने को मिला है। और मिडिल ऑर्डर जैसे कि हमेशा से कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, डिसअपॉइंट करने में वो आज भी कायम रहा, और एक बहुत बड़ा कोलैप्स हमें देखने को मिला है आज। नहीं जरूर कहा आपने। देखिए बल्लेबाज, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि ये जो लाइनअप है, अगर बात करें हम यूएई की, तो डायरेक्टली है, इन्हें स्लो पिचेस पर नहीं मालूम कि बैटिंग कैसे करनी। ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं अपने आप में, कि आपकी टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिनको खेलने का अंदाजा ही नहीं मालूम कि उन्हें स्लो पिचेस पे बैटिंग कैसे करनी होती है, क्योंकि ये पिच जो है बहुत यूज्ड टू हो चुकी है। हमें भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर इंटायर टूर्नामेंट होते हैं, IL T20 यहाँ रन हुआ है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ रन होते हैं, पिच बहुत ज़्यादा यूज्ड टू होती है, और अब लगातार बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा है। यूएई को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वो अपनी पिचेस को चेंज करे, कुछ नई नई पिचेस बनवाए। आपको यहाँ पर अर्निंग की तो खैर कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है पिचेस को देखकर। ये या तो आप अपनी लाइनअप को चेंज करिए कि बल्लेबाजों को खेलने का तरीका मालूम हो। ये हर बार की तरह नहीं होता कि हर बार टीम आ रही है 150 पे 100 पे ऑल आउट हो रही है। यूएई बद से बदतर क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। आपका ध्यान T20 में है, पर आप हैं ओडीआई स्टेटस की टीम। ये लाइनअप सॉरी पर इस पिच पर नहीं पता इन्हें कि कैसे बैटिंग करनी होती है। कोई कहेगा कि आप शायद गलत बोल रहे हैं, 100% हम सही हैं। इन बैट्समैनों को नहीं मालूम कि स्लो पिचेस पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है, बिल्कुल नहीं मालूम। शॉट और सिलेक्शन से ये अंदाजा ही नहीं लगता कि आपको पता भी है कि स्लो पिचेस पे बैटिंग कैसे होती है। बिल्कुल, तो इससे बेहतर है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पिच पे तब्दीली जरूर करनी चाहिए, वरना या फिर अपनी लाइनअप में उस तरह की लेकिन यहाँ पर एक आध एंड कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी है जिनके बल्ले से भी यहाँ पर रन्स नहीं निकल रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रोहन मुस्तफा की, उसके बाद बात करें रोहन मुस्तफा नेपाल के खिलाफ ही सबसे ज्यादा चलते हुए नजर आया है अभी तक हम देखें इस राउंड में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिजवान और विद्या अरविंद, जिन्होंने भी काफी क्रिकेट अभी तक खेल लिया है, लेकिन इनके बल्ले से भी यहाँ पर रन्स निकल नहीं रहे। देखिए स्लो पिचेस पर एक्सपीरियंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। जी आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है ये मायने नहीं रखता, आप उस पिच से कितना सीखे हैं ये मायने रखता है ज्यादा। आप खेल लिए, हो गया, भूल गए, खत्म हो गई बात। लर्न कितना किया है आपने, कितना ज्यादा उससे सीखे हैं आप, ये पता चलता है आपके थ्रू आउट द करियर से। आप अब आकर 4 मैच हो गए हैं, अगर 4 मैच में आप डेब्यू नहीं किया है, रोहन मुस्तफा की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके का परफॉर्मेंस कि आप टीम को निकाल ना पाए, हर बार हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हर बार जरूरी नहीं कि आप आके टीम को निकालें, पर आप ज्यादातर तो नहीं निकाल पाए, ये सबूत भी हमारे पास है। जी हाँ,
तो ये चीज़ ज़रूर है, यानी कि आपने कुछ लर्न ही नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि अगर आपने स्लो पिचेस पे बहुत खेला है, कहाँ है फिर वो दिखता ही नहीं है। 0 रन, 10 रन, 5 रन, ये करना एक ऐसे प्लेयर का मिडिल ऑर्डर में आके, ये क्या बात होती है कि हर टाइम आके आपको मालूम ही नहीं कि हमें दिख रहा है बिल्कुल साफ या आउट होने के तरीके से, वो खैर आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ये लाइनअप क्यों नहीं सुधरना चाहती है, पता नहीं। इतना वाहियात क्रिकेट यूएई खेल रहा है, अजीब बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है कि आज 97 पे जो पूरी पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई, जो कि उनका सेकंड लोएस्ट ओडीआई टोटल है अगर हम बात करें इस ओडीआईज में। अब यहाँ पर एक आपको रिमाइंडर वापस से देते हैं कि जो टॉप 3 जो लोएस्ट ओडीआई टोटल्स रहे हैं यूएई के, वो रहे हैं, सबसे पहला उनका रहा है 91, जो कि वो आयरलैंड के खिलाफ ऑल आउट हुए थे। वहां पर एक वक्त वो 65 रन पे 2 विकेट थे और पूरी की पूरी टीम जो है 91 ऑल आउट हो गई। यहां पर एक कोलैप्स देखने को मिला। उसके बाद जो उनका टोटल था 97 पर, जो आज ऑल आउट हुए 76 रन पर 2 विकेट थे, और उसके बाद 97 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई। 8 विकेट गिर गए सिर्फ 20-21 रन के अंदर। उसके बाद एक और इससे पहले भी हो रखे हैं, वो नेपाल के खिलाफ 97 रन के अंदर ऑल आउट हुए। वहां पर वो 57 रन पर 4 विकेट थे और 97 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। 40 रन के अंदर बाकी 6 विकेट गिर गए। तो ये जो तीनों इनके लोएस्ट ओडीआई टोटल्स हैं जो अंडर 100 के हैं, इन तीनों में ही शुरू में इन्हें स्टार्ट बेहतर मिल गया था, लेकिन उसके बाद एक आप कह सकते हैं जबरदस्त कोलैप्स हुआ और पूरी की पूरी टीम जो है वो ढहती हुई चली गई। इतना खराब परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जाता है कि आप अपने होम में हैं, आप ये नहीं गए किसी ऐसे कंडीशन में जाकर खेल रहे हैं जहां पर समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करना है नहीं करना, या बहुत पहली बार गए। आप अपने होम कंडीशंस में आकर इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि 50 ओवर के गेम में आप 262 चेस करने जाते हैं, 131 रन से हार रहे हैं। आप नेपाल के खिलाफ भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से 200 क्रॉस आप करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें इस मैच में, तो इसमें तो हद ही हो गई खैर कि 97 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अभी कुछ वक्त पहले नामीबिया के खिलाफ भी आप 91 पे 9 थे, तो भला अयान खान का जिन्होंने वो मैच जिता दिया, वरना वो मैच भी आप हार रहे थे। आप अपने होम में है तो कोई एक्सक्यूज यहाँ बनता ही नहीं है कि इतनी ज्यादा डिजास्टर बैटिंग जो यहाँ पर देखने को यूएई की मिल रही है। एंड बॉलिंग में यहाँ पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली पीएनजी को आपको क्रेडिट यहाँ पर देना होगा कि उन्होंने कुछ बेहतर जरूर किया है, अच्छा जरूर किया है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। यहां पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यूएई ने बहुत ज्यादा पुअर क्रिकेट खेला है, और अगर आपको बैटिंग यूनिट को देखना है तो यूएई और नेपाल दोनों की ही बैटिंग ने बहुत ज्यादा पुअर क्रिकेट खेला है बजाय पीएनजी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलने से। पीएनजी ने अच्छा काम जरूर किया है, लेकिन आप कहेंगे कि पीएनजी ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि यूएई और नेपाल ने बैटिंग यूनिट ने बहुत पुअर क्रिकेट खेला है। आप क्या कहेंगे बॉलिंग को देखिए? जरूर देखिए, बेहतर बॉलिंग यहाँ रही है। अगर हम देखें जो अगर आप देखेंगे पिच स्लो है, तो यहाँ पर स्लोअर बॉलर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। अगर आप उठाकर देखें, जो अमूमन हल्की स्पीड से बॉल रखते हैं, अगर आप देखेंगे ज्यादा तेज नहीं रखते, या तो स्पिनर्स है, जी हाँ, या तो स्पिनर्स है या राइट आर्म मीडियम बॉलर्स है, लेकिन स्ट्राइक बॉलर्स अगर टीम के हैं वो यहाँ ज्यादातर इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। हमें सेकंड हाफ में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि मिड फेस में जो टीम है वो पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और स्लो पिच की वजह से बेहतरीन थोड़ा धीरे से बॉल आ रही है बैट्समैन तक, लेकिन बैट्समैन उसे रीड करने में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सामने ट्रैप हो रहे हैं, सामने बिल्कुल सामने बोल्ड एलबीडब्ल्यू ज्यादा दिखे हैं हमें इस राउंड की। अगर हम बात करें कॉट एंड बोल्ड हमें ज्यादा दिख रहे हैं, तो पिच पर ही सारा एक्शन हो जा रहा है। जी हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, पिच पर ही सब कुछ हो जा रहा है। क्यों? पिच स्लो है, बॉल धीरे आ रही है। सामने वाले बैट्समैन को ये नहीं अंदाजा है कि भाई स्लो बॉल धीरे भी आती है, पेस भी होती है, तेज भी होती है, धीरे भी पिचें आती है, हमें मिलेंगी। यहाँ कैसे खेलना है, क्या करना है, ये रीड ही नहीं कर पाए। पहले मैच से लेकर आज 5वां मैच आ गया है इस राउंड का, रीड ही नहीं कर पाए हैं यूएई के बल्लेबाज की बल्लेबाजी करें तो करे कैसे। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर हो जाता है कि बैट्समैन जो है वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि भैया अच्छी पिचेस होगी, रन करेंगे, लेकिन इस तरह की पिचेस में भी किस तरह से खेला जाता है वो आपको कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है, जो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा यूएई के बैट्समैन में। अभी की अगर हम बात करें जो भी लाइनअप उनकी इस वक्त नजर आ रही है, तो बॉलिंग यूनिट में एंड इतना जरूर कहना होगा कि अगर मैं हैकर की यहाँ पर बात करूं, फाइफर उन्होंने निकाला, एक अच्छा स्पेल जरूर उनका रहा, लेकिन एक चीज जरूर है कि उन्होंने लाइन और लेंथ भी बेटर रखा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो उन्होंने 5 विकेट लिए उसमें से 4 विकेट, 4 या 3 शायद विकेट जो है वो बोल्ड या फिर एलबीडब्ल्यू है। जरूर बॉडी की क्लोज काफी रखी है, बेहतर रखी है, आगे आने पर खिलाने पर मजबूर किया। और पहली बात यह है कि आप अनडिसिप्लिन नहीं हुए बॉलिंग से
ज़्यादा आपने फालतू के रन्स नहीं दिए, अगर आप ज़्यादा बाहर की तरफ बॉल रखते, ज़्यादा आगे रख देते तो ज़रूर यहाँ पर आप फेल हो जाते। अगर आप देखेंगे 10 ओवर में तो आप 44 रन टीम ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब टीम ने वापसी की है तब की अगर आप लाइन और लेग देखेंगे तो बहुत अंतर है। आप देखेंगे शुरू में थोड़ा सा रूम मिला, थोड़ा सा रूम दे रहे थे बॉलर्स, तब रन्स निकल रहे हैं, जा रहे हैं आसानी के साथ। लेकिन जब बॉडी में बॉल डालना शुरू किया, जब बॉडी के अंदर लाना बॉल शुरू किया, एक पिच ने मदद करी, पिच स्लो थी, बॉल रुक के आ रही है, थोड़ा टाइम ले रही है बॉल आने में, और साथ ही साथ ट्रैप भी हो रहे हैं बैट्समैन बहुत बखूबी स्टंप के सामने। बिल्कुल, तो ये बात हो गई दोनों ही टीमों की बॉलिंग की और की बैटिंग की। अब बात यहाँ जरूर करेंगे चेस की, लेकिन यहाँ मैं उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो पिचेस यहाँ पर रही है, जिसमें थोड़ी बॉल रुक के आ रही हो, स्लोइस हो, डेफिनेटली यहाँ पर एक सबसे बड़ी यूएसपी रही है कि आपको पिच में थोड़ा खुद को वक्त देना बहुत जरूरी। आप जितना ज्यादा, खास करके मिड फेस में आप जितना खुद को टाइम देंगे, वक्त देंगे, आप यहाँ पर स्कोर्स का जरूर निकाल सकते हैं इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। अब एक चीज और है यहाँ पर, अगर हम देखें कि आप पिछले मैच में देखिए जो आसिफ ने किया, 130 बॉलें खेली, पिच पे टाइम बिताया और डेफिनेटली एक बड़े टोटल तक वो पहुंचने में कामयाब रहे। अगर आप आज भी चेस को देखेंगे ना तो टॉनी उरा की जो इनिंग रही है वो कहीं ना कहीं छोटी सी एग्जांपल जरूर देती है, लेकिन उससे पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं। नहीं जरूर, देखिए पहले फेस की बात करें तो 1 से 10 ओवर में 45 रन टीम ने बनाया और 1 विकेट का टीम को नुकसान हुआ, सेम एज यूएई की तरह ही थोड़ा गया। लेकिन उसके बाद टीम ने 53 रन जोड़े और 4 विकेट यहाँ टीम ने जरूर गंवाए। थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखी टीम, थोड़ा लेजीनेस जरूर आया और विकेटें जो है वो जल्दबाजी में यहाँ जरूर गिरी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये जरूर कहना होगा कि 5 विकेट के साथ पीएनजी ने इस मैच को जीता। अगर आप अब यहाँ पर देखेंगे कि टॉनी उरा की कीपिंग धोनी का ओपनिंग करने का कीपिंग धोनी का विकेट जो है वो जल्दी गिर गया, लेकिन टॉनी उरा की जो इनिंग रही है, इस इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि इस तरह की पिचेस में आपको अपने आप को थोड़ा सा ढालना होगा, उसके बाद इस पिच से आपके लिए बहुत ज्यादा रन्स हैं। आप ग्राउंड के हर तरफ रन्स निकाल सकते हैं अगर आपने पिच पे थोड़ा खुद को वक्त दिया हुआ है और रन्स यहाँ पर उसके बाद रन्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। और आज टॉनी उरा की इनिंग वही दिखा, शुरू में उन्होंने कुछ रन्स तेज जरूर किए, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें लगा कि विकेट सब गिरते चले जा रहे हैं तो मुझे अपना कम से कम छोड़ जो है वो संभाल के रखना है, और धीरे धीरे बिल्डअप करके उन्होंने इस मैच को जिता दिया। नहीं जरूर, बिल्कुल। और इस मैच ये सब मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आप सीख सकते हैं कि आप इनिंग को कैसे करके बिल्डअप करना चाहिए इन पिचेस पर। आप देखिए एग्जांपल्स हैं आपके सामने, रन्स निकल सकते हैं जब हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। आप टॉनी उरा को देखिए, आज अच्छा जा रहे थे, नॉट आउट गए हैं, आज 95 करके अनबीटन गए हैं, चेस किया उन्होंने, टीम को जीत दिलाई, और क्या चाहिए। वहीं पर कल आप परसों के मैच में देखिए आसिफ शेख ने जो किया, 86 रन मारे हैं। तो ऐसी पिचेस पे आपको एंकरिंग इनिंग खेलनी होती है। यहाँ सुपरस्टार वाली इनिंग नहीं चाहिए जो धूम धड़ाका करके 10-15 बॉलों में आपने 30-35 मार दिए, सोच रहे हैं आप काम हो गया, वो T20 में होता होगा। ओडीआई में ये सब नहीं चलता। कुशल मल्ला ने 60 रन जड़े थे, क्या हुआ टीम का, आप देखिए। तो यहाँ पर एंकरिंग इनिंग काम आती है इन पिचेस पर, ना कि तेज तरार तेज खेलने वाली इनिंग। आप आउट हो जाएंगे, फंस जाएंगे, आप कुछ नहीं होगा आपसे, मैच बीच में छोड़ के चले जाएंगे आप। वो थोड़ी देर के लिए वाह होगी, बस बहुत अच्छा खेले, लेकिन रिजल्ट जो है वो शायद आपके फेवर में कभी नहीं आना। एंकरिंग इनिंग काम आती है, ये ओडीआई क्रिकेट है, इसको दिमाग में लाने की जरूरत है कि हम ऐसी स्लो पिचेस मिलते ही पहला मकसद होना चाहिए भैया 50 ओवर खेलना है जी, हमें 50 ओवर खेल के जाना है। 50 ओवर से पहले हम यहाँ आउट नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ये अगर एक रुआब होगा ना, अंदर ही अंदर एक तैश होगा जिसे कहते हैं, वो चीज अगर अंदर होगी तभी आप स्लो पिचेस पे काम कर पाएंगे। वरना अगर आपके अंदर पता ही नहीं आपको बल्लेबाजी कैसे करनी, यहाँ देखिए टॉनी उरा ने कैसे करके दिखा दिया, किया ना आखिर उसी पिच पर, सेम पिच पर बल्लेबाजी। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद को अप्लाई करना होगा इस तरह की पिचेस में, वक्त बिताना होगा, पेशेंस रखना होगा, बॉल्स निकालनी होंगी पिच पे, वक्त बिताना होगा, बॉलर्स को पढ़ना होगा, तब जाकर इस पिच पे भी आपके लिए बहुत सारे रन्स है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स भी निकलकर यहाँ पर जरूर आएगी। तेज तरार इनिंग्स आप डेफिनेटली खेलेंगे, वो टीम को बूस्टअप, टीम को कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे, लेकिन एट द एंड जिस तरीके की इनिंग्स चाहिए एक अच्छे स्कोर लगाने के लिए या फिर एक बड़ा स्कोर चेज भी करने के लिए, वो एक एंकर रोल से ही आता है। अगर एक तरफ कोई एक छोर संभाल के नहीं खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ से आप कितनी भी पावर हिटिंग कर ले, आप जीत नहीं पाएंगे। एट द एंड वो बंदा 40, 50, 60, 70 तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन एट द एंड वो अपना विकेट गवा देगा और आप 15, 20, 25 जितने भी रन से हो आप हार जरूर जाएंगे। दूसरी तरफ से एक एंकरिंग रोल आनी चाहिए और इसे समझने में टॉनी उरा ने ज्यादा देर नहीं की, जैसे ही एक तरफ से विकेट गिरने लग गए तो यहाँ पर टॉनी उरा की इस इनिंग को दाद देना होगा। उन्होंने कितने भी मारे हो, 100, 150, कितने भी तेज तरार मारे हो, डेफिनेटली ये इनिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड उनकी रहेगी। और बहुत लोग शायद सोचेंगे 35 रन की इनिंग है, क्या इनिंग है, लेकिन एक बार इस तरह
तरीके की इनिंग्स को जरा गौर से देखिए, समझिए कि इस तरह की पिचेस में इस तरह की इनिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो पिच आपको फेवर कर रही हो, आपके पास बॉल अच्छे से आ रही हो, उछाल मार रही हो, उस पे आप कह सकते हैं कि 110% चांसेस है मेरे कि मैं शतक मार दूं या 80 मार दूं, 90 मार दूं। इस तरह की पिचेस पे अगर आप रन कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के यहाँ पर जरूर जाते हैं। एंड यूएई के बॉलर्स की बात यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा, थोड़ी बहुत वापसी मिड फेस में स्पिनर से कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। नहीं जरूर, और बहुत सही, क्योंकि कहा ना स्लो विकेट है, और यहाँ पर भी यूएई ने अच्छा इस्तेमाल किया कि विकेट टू विकेट लाइन और लेंथ काफी अच्छी रखी है, जिसका फायदा देखिए आपको उनको मिला। एलबीडब्ल्यू और बोल्ड और जो बैट्समैन, फिर दिक्कत शुरू हुई, जो बॉल है वो कनेक्ट नहीं हो रही है, लेट आ रहे हैं, लेट आने के चक्कर में बोल्ड हो रहे हैं या तो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, बल्ला सही वक्त पर नहीं आ रहा। क्यों? उन्हें अंदाजा नहीं है कि बॉल पड़ने के बाद कितनी तेज हमारी तरफ आ रही है। ये जरूर है, यहाँ पर भी दिक्कत जरूर हुई है कि एक के बाद फिर 5 विकेट लिखे हुए आए, मिड फेस में दिक्कत बहुत ज्यादा खड़ी हो रही है, पिच हद से ज्यादा स्लो जरूर हो रही है यहाँ पर। तो बैट्समैनों को संभल के बल्लेबाजी करने की जरूरत है, थोड़ा लेट आने की जरूरत है। स्लो पिचेस है, लेट आने की जरूरत है, थोड़ा सा अर्ली आने की जरूरत नहीं है। अर्ली आएंगे तो आप बहुत, या तो आप बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे बॉल को, कि बॉल को पास होता हुआ आप देखेंगे सामने से कि देखिए बॉल जा रही है, बोल्ड होने के लिए जा रही है। तो थोड़ा स्लो पिचेस है, थोड़ा वर्क देने की जरूरत है, आराम सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप स्वीप शॉट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तभी आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि स्वीप शॉट खेलना कैसे होता है, तब आप स्लो पिचेस पे, टर्निंग पिचेस पर खेल सकते हैं। उसके अलावा तो अगर नहीं खेल सकते, जरा सा भी अगर आपको मालूम नहीं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बेहतरीन आर्मर है स्वीप शॉट खेलना इस तरह की पिचेस पे, लेकिन वही है कि वो एक आर्ट भी है जो हर किसी को इतनी आसानी से आता नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें आता है, प्लेयर्स को लगता है कि उन्हें आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिर्फ लगता ही है कि आता है, वो जब अप्लाई करने जाते हैं तो एक में चौका और दूसरी बॉल में वो आउट भी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। तो एक अच्छा आर्मर जरूर होता है, क्योंकि पीएनजी का भी अगर आप देखेंगे तो 48 रन पर 1 विकेट उनका था। बहुत ही स्मूथली वो जा रहे थे, लगभग ऐसा लग रहा था कि 9 या चली जा सकता 8 विकेट से उस मैच को जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही मिड फेस आया, जो है उसने अपना काम करना शुरू किया, स्लोइश हुई, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो आप 97 पहुंचते 5 विकेट हो गए। यानी इतना जरूर कहना होगा कि रिजवान की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट मैच माफ कीजिएगा, जो मैच खत्म हुआ होगा उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान आ सकता है कि हमारे पास 30-40 रन और होते तो शायद हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन पहले आप खुद सोचिए कि आप 97 को ऑल आउट कैसे हो गए। आप अपने घर पे खेल रहे हैं, इन पिचेस पे आप काफी ज्यादा क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पीएनजी जो है वो बहुत ज्यादा मामला जो है, गेम जो है वो बिगाड़ कर चला गया। चारों मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और पीएनजी ने काफी ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है यूएई का। जी हाँ, यूएई का खेल बिगाड़ा है, जिसकी वजह से यूएसए को इनडायरेक्टली थोड़े बहुत हेल्प जरूर मिल रही है। यूएसए अब कैसे भी ये सोचेगा कि हम बस यूएई जो है वो अगले बचे हुए मैचेस सिर्फ 2 मैचेस जीते तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि 2 मैचेस वो जीतते हैं तो सिर्फ उनके मेरे ख्याल से 35 पॉइंट ही होंगे, और हेड टू हेड में यूएसए शायद उनसे आगे होने वाला है। तो ये हाल है अब मैच का। और फिलहाल इस पोस्ट मैच एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। सारी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेंगी। आपकी इस यूएई की हाथ पे क्या हाल है? आपको क्या लगता है कि यूएई की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है कि जो 97 और इस पूरे राउंड में खराब परफॉर्मेंस के लिए? कल उनका मैच नेपाल से होना है, एक और बेहतरीन बॉलिंग अटैकिंग टीम से होना है, लेकिन नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस उनका अगर हम देखें तो पीएनजी से बहुत बेहतर रहा है। क्या वो बेहतर कर पाएंगे या फिर नहीं? मैच में इसकी डिस्कशन जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।